हाय फ्रेंड। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कार्टिकोस्टेरॉइड की फिजियोलॉजी और फंक्शन और कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, आज मैं इसकी फार्माकोलॉजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस लेक्चर में मैं कुछ कोविड से भी रिलेटेड बात करूँगा कि वहाँ पर कोविड में क्यों कार्टिकोस्टेरॉइड यूज किया जा रहा था। लेट्स डिस्कस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये मोर पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह वर्क करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी वर्क करते हैं। मोस्टली हम लोग ने देखा होगा जो हैवी वर्क करते हैं, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, उनकी बॉडी में काफ़ी पेन हो जाता है, तो उनको क्या हो रहा है, स्पोर्ट पर्सन को क्विक रिलीफ चाहिए होता है, तो वो लोग भी स्टेरॉइड का यूज करते हैं। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क कैसे वर्क करता है कार्टिकोस्टेरॉइड, उस पर हम देखते हैं उसकी फार्माकोलॉजी। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन मतलब वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी एंटीजन वहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर पेन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो ये सब रिएक्शन होती है। तो जब भी कोई रिएक्शन होगा हमारी बॉडी में तो वहाँ पर फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन होगी, और वहाँ की WBC सेल्स पर जब फास्फोलाइपेज एंजाइम लगता है तो एराकिडोनिक एसिड बनता है, और एराकिडोनिक एसिड पर कॉक्स 2 एंजाइम लगता है, तो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन्स, फास्फोथ्रोम्बोक्सेन, ये सब निकलते हैं। इन्हीं की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शनें होती हैं। तो हमारा मेन फंडा क्या होता है कि हम इनकी जो ये निकल रहे हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर, इनको अगर कम कर देंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा वहाँ पर। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वर्क दो जगह पर करता है, या फिर हम क्या करें, ये दो एंजाइम जो लग रहे थे इनको बंद कर दें, और यही करता है कि ये फास्फोलाइपेज और कॉक्स पर ये इनहिबिट कर देता है। पर एक इसका मोस्ट जो बहुत अच्छा ड्रॉबैक देखा गया है कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिट कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो मे भी चांस हो जाता है कि पेप्टिक अल्सर बनने के चांस हो जाते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है कि पेप्टिक अल्सर ना बने, पर यहाँ पर इनहिबिट हो गया है, तो जब इनहिबिट हो गया तो वहाँ पर चांस हो गया कि पेप्टिक अल्सर बनने के। और दूसरा वर्क क्या है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे वर्क करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जो ये ब्लड वेसल को क्रॉस करके सेल्स के अंदर भी पहुँच जाते हैं। जब भी कहीं भी इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन सेल में होती है तो वहाँ की सेल स्टिमुलेट होकर न्यूक्लियर फैक्टर बी पर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होकर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स को सिक्रीट करता है। और जब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन सिक्रीट करेगी तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होंगे, जैसे हीट वहाँ पर होगी, पेन होगी, रेडनेस होगी, ETC। अब हमारा मेन फंडा क्या है कि हम किसी तरह ये न्यूक्लियस फैक्टर जो निकल रहा है इसको इनहिबिट करें, तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड यहाँ पर भी वर्क करके इसको इनहिबिट कर देता है। अब यूज कहाँ कहाँ पर कैसे किया जाता है, तो हमारे जो कोविड में दिया जा रहा था कार्टिकोस्टेरॉइड, क्या हो रहा था कि कोविड में ये फंडा चल रहा था कि जब भी बॉडी में कोई भी होल बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर जैसे मैंने बताया है कि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है, तो गुड सेल्स के बैड सेल के साथ साथ गुड सेल भी डिस्ट्रॉय होती हैं। तो लंग्स में क्या हो रहा था कि वहाँ की जो छोटी छोटी सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो हमारा मेन और ऑक्सीजन एक्सचेंज में फिर एक्सचेंज में कमी आ रही थी, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, 90 के नीचे चला जा रहा था। और तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ रहा था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ रहा था, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाए, और सप्रेस हो जाएगा तो वहाँ पर एंटीबॉडी उतनी मात्रा में नहीं बनेगी, तो वहाँ रिएक्शन नहीं होंगी, तो वहाँ सेल डिस्ट्रॉयड नहीं होंगी। तो वही फंडा है कि हम सप्रेस कर दें। पर दूसरा ड्रॉबैक क्या है, अगर हम सप्रेस कर देंगे तो हमारी बॉडी में दूसरे फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, एंटीबॉडी बनना, तो दूसरा चांस हो जाएगा कि हमारे शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या फंगल इन्फेक्शन हो जाए। तो इसीलिए उससे साथ क्या किया जा रहा था कि जब ये स्टेरॉइड दिए जा रहे थे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, तो उन्हीं के साथ एंटीबैक्टीरियल भी दिया जा रहा था, एंटीवायरल भी दिया जा रहा था। जब बाद में म्यूकरमाइकोसिस फैला तो एंटी फंगल भी दिए जा रहे थे। तो अब
इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह जो वर्क करता है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी में कहाँ कहाँ देते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी में रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी दे देते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस में भी दे देते हैं, रूमेटिक फीवर में भी दे देते हैं, गॉट में भी दे देते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती है, स्टेरॉइड जितनी भी होती है फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती है। और सेरिब्रल इडीमा जब भी हम आगे हेड मैं जल्दी लेक्चर हेड इंजरी का कंप्लीट करने वाला हूँ, ट्रॉमा, हाउ टू मैनेजमेंट ट्रॉमा, तब उसमें बताऊंगा कि हेड इंजरी को सेरिब्रल इडीमा में कैसे क्या इसका मैनेजमेंट है। इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह जब ये काम करता है, क्योंकि ये WBC को गिरा देगा तो वहाँ पर एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं या फिर कोई सीनियर डॉक्टर करते हैं, सर्जन, तो वहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बॉडी में जब न्यू पार्ट दूसरे का जाता है तो हमारी बॉडी में एक रिफ्लेक्टिव मैकेनिज्म चलता है कि हमारी ये फॉरेन बॉडी है, तो हम उसको रिजेक्शन मेथड चलता है, तो उसको वो रिजेक्ट ना करे दूसरे पार्ट को, तो उसको सप्रेस करने के लिए, बॉडी में रिजेक्शन मेथड ना हो तो उसको सप्रेस करने के लिए वहाँ पर स्टेरॉइड का यूज करते हैं। हेमेटोलॉजिकल फैक्टर हो जाता है, ल्यूकेमिया जैसे कैंसर हो जाते हैं, और कैंसर आप जानते हो कि अनग्रोथ सेल्स डिवीजन बढ़ जाते हैं, तो उन सब में भी इसका यूज किया जाता है। बोन पर क्या इफेक्ट होता है? बोन में ऑस्टियोब्लास्ट से याद कर लीजिए, बिल्डअप मतलब किसी चीज़ को बनाना, तो बोन फॉर्मेशन को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। क्लास्ट मतलब क्रस्ट, तोड़ना किसी चीज़ को, तो ब्रेक डाउन मतलब ब्रेक डाउन होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन तो ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑस्टियोक्लास्ट को बढ़ा देता है, ऑस्टियोक्लास्ट को बढ़ा देगा तो ब्रेक डाउन, बोन बढ़ जाएगी, लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, फ्रैक्चर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये एक इसका बहुत ड्रॉबैक है। अब मैं इसके मतलब कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं सिस्टमेटिक और टॉपिकली, कौन कौन सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में ड्रग आती है उसको बताता हूँ। इसके पहले ये बता देता हूँ कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उसमें जो ड्रग आती है उनमें कुछ प्रॉपर्टी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की भी होती है, कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में जैसे भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि एल्डोस्टेरॉन आते हैं, ETC जो आते हैं, ये क्या कहते हैं? मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर, ETC ये सब कॉज करता है। तो ये कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कुछ ड्रग्स में ये प्रॉपर्टी होती है, तो उसको मैंने एक रेशियो से भी यहाँ दिखाने की कोशिश किया है। जैसे ये मैं रेशियो यहाँ पर जो ये रेशियो मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं नीचे ये रेशियो मैंने दिखाया है कि इन ड्रग में ये रेशियो होता है। ये वाला जो पहला रेशियो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। आइए अब डिस्कस करते हैं क्या है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को दो भागों में बांटा जाता है, सिस्टमेटिक एंड टॉपिकल। सिस्टमेटिक मतलब जो ओरली हम लेते हैं तो वो पूरे सिस्टम पर वर्क करेगी, टॉपिकली एट अ पर्टिकुलर जगह पे काम करेगी। इससे शॉर्ट सिस्टमेटिक में भी 3 ग्रुप आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। इसको याद करने के लिए मैंने एक कोड जो बनाया है, हो सकता है आपको पसंद आए कि नहीं पसंद आए, पर मैंने एक कोड बनाया है। एस से क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होता है? हाई कोर्ट। तो SC से याद कर लीजिए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के नीचे होता है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट से SC याद कर लीजिए, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड कार्टिसोन। इसमें मिनरल एक 1:1 है, तो मतलब इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का रेशियो बिल्कुल सेम होता है। इसमें भी 1:1 है, 0.8:0.8 है, तो इसमें भी सेम होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड में। ये इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं, एड्रिनल डिफिशिएंसी में देते हैं, फाइनेलिटिक शॉक में देते हैं। अब इंटरमीडिएट का मैंने एक वो बनाया है कि हम लोग क्या होते हैं, PMT के थ्रू आते हैं। पहले PMT होता था ये नीट के थ्रू, तो हम लोग PMT के थ्रू आते, आई सिलेक्ट इन PMT, ऐसे मैंने बना दिया। तो P से क्या हो जाएगा? पिडनीसलोन हो जाएगा, M से मेथाइल पिडनीसलोन हो जाएगा, ट्राई एमसीसलोन हो जाएगा। ट्राई एमसीसलोन में 0% वो होता है, क्या नाम है, मिनरलोकॉइड्स एक्टिविटी। और कोविड में जो सबसे पहला जो क्राइटेरिया आया था कि कैसे क्या यूज करना है, उसका यही आया था कि हम सबसे पहले मेथाइल पिडनीसलोन लेंगे, फिर पिडनीसलोन लेंगे, फिर डेक्सामेथासोन लेंगे। ये एक ऑर्डर आया था यूज करने के लिए एम्स के थ्रू। और इसमें भी जो इंटरमीडिएट में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक की तरह काम होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट करता है, लेस इफेक्ट ऑफ HPA एक्सिस, जो मैं HPA एक्सिस बता चुका हूँ पीछे प्रीवियस लेक्चर में। और अब लॉन्ग एक्टिंग में मैंने एक कोड बनाया है कि लिबिडो, L से लिबिडो, लॉन्ग एक्टिंग
बा से बीटा मेथासोन, डा से डेक्सामेथासोन। लिबिडो क्या होता है? सेक्स की इच्छा। हर पर्सन यही चाहता है कि उसके अंदर सेक्स की पावर अच्छी हो, सेक्स की इच्छा अच्छी हो, तो इसको लॉन्ग हो, तो लॉन्ग होनी चाहिए। और उसी से मैंने ये कोड बनाया है कि लिबिडो से एल से लॉन्ग, बी से बीटा और डी से डेक्सामेथासोन। अब ये जो टॉपिकल यूज किया जाता है उसमें बैक्लोमेथासोन, बुडिसोनाइड और फ्लूटिकासोन। ये क्या होता है? एलर्जिक में यूज करते हैं, अस्थमा में यूज करते हैं, इनहेलर के तौर पर यूज किया जाता है। इनहेलर में बहुत देखा होगा आपने कि ये बैक्लोमेथासोन, ये सब बहुत अच्छे इनहेलर में यूज करते हैं। एनर्जिक राइनाइटिस में भी इनहेलर में यूज करते हैं। स्किन में जब लोकल एप्लीकेशन के लिए भी जो ट्यूब आती हैं उनमें भी ये बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। इसका सबसे अच्छा इफेक्ट है कि मिनिमम HP एक्सिस पर इफेक्ट करती है। और ये लॉन्ग एक्टिंग में जो मैं बताना भूल गया, सबसे अच्छा वर्क होता है, क्या होता है? जब बच्चे कभी कभी न्यूबॉर्न पैदा होते हैं, क्या होता है कि डिलीवरी से पहले 38 वीक्स की जो उनकी डिलीवरी होती है उससे पहले बच्चे कभी कभी पैदा हो जाते हैं, तो उनके लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं। तो वहाँ पर बीटा और डेक्सा इनका यूज़ किया जाता है लंग्स मैच्योरेशन के लिए। तो ये याद करिएगा कि कभी कभी गायनी में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि उनमें लंग्स मैच्योरेशन के लिए कौन सा स्टेरॉइड यूज करते हैं, तो वहाँ पर बीटा डेक्सा। और वैसे भी मैंने बताया कि सेक्स से याद कर सकते हैं कि लिबिडोन में सेक्स की पावर बढ़ती, तो जब जब सेक्स होगा तभी बच्चा पैदा होगा वहाँ पर, तभी ऐसे को रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वहाँ पर तभी इन दोनों का लिबिडो का डेक्सामेथासोन यूज करते हैं लंग्स में मैचुरेशन के लिए, अगर प्रीयूज से हो जाए। और फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड में डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन एसीटेट आता है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन आता है। एल्डोस्टेरॉन नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसकी एल्डोस्टेरॉन एक्टिविटी की वजह से नहीं यूज करते हैं। और ये एडिसन डिजीज में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तौर पर यूज किया जाता है। एडिसन डिजीज बता भी चुके हैं कि एडिनल ग्लैंड में से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं। कुशिंग सिंड्रोम, एक सिंड्रोम छूट गया था मुझसे फिजियो वाली उस लेक्चर में। तो ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं तो उसमें इसकी वजह से ये कुशिंग सिंड्रोम होता है कि वहाँ पर फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, तो बॉडी गेन हो रही है, फ्लूइड रिटेंशन हो गया है ड्यू टू मिलेनोकॉर्टिकॉइड, ओबेसिटी हो गई है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से, कि वहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया जैसी कंडीशन आ रही, फैट डिपोजिशन हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से। तो ये क्या है? कुशिंग सिंड्रोम में आते हैं इसमें। थैंक यू।